डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स के क्लास 9th के अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। मैंने क्लास 6, 7th और 8th क्लास की एनसीईआरटी को कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने उसके वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है, बेस्टिल का विध्वंस कब हुआ था? 17 जुलाई 1790, 14 मई 1786, 9 जून 1789 या 14 जुलाई 1789? इसका उत्तर मैं आपको वीडियो ख़त्म होने पर बताऊंगी। चलिए बढ़ते हैं आज के चैप्टर की तरफ। हम आज जानेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई। यह क्रांति मध्यम वर्ग द्वारा की गई श्रृंखलाएं थीं, जिससे उच्च वर्गों को काफ़ी ज़्यादा झटका मिला था। लोगों ने राजशाही के क्रूर शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। इस क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता के विचारों को रखा गया था। इसकी शुरुआत 14 जुलाई 1789 में बास्तिल के किले को गिरा के हुई थी। बास्तिल के किले से सम्राट की निरंकुशता का प्रतीक था। जब इस जुलाई 1789 में जब भीड़ ने किले को तोड़ दिया तो वहाँ के राजनीतिक कैदियों की रिहाई हुई और लोगों को बहुत सारे हथियार भी मिल गए थे, जिससे उन्हें आगे की लड़ाई लड़ने में काफ़ी ज़्यादा सफलता मिली थी। हम देखेंगे 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज किस रूप में बटा हुआ था। इस समय समाज 3 वर्गों में विभाजित था। प्रथम स्टेट, इसमें चर्च के पादरी लोग आते थे। द्वितीय स्टेट, इसमें फ्रांसीसी समाज का कुलीन वर्ग आता था। और तृतीय स्टेट, इसमें बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी, अदालत के कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर सभी आते थे। जो लगभग 60% जमीन थी उस पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। और जो सबसे ज़्यादा कर लिया जाता था वह तृतीय स्टेट के लोगों से लिया जाता था। तृतीय स्टेट से चर्च और सरकार दोनों के द्वारा कर वसूला जाता था। प्रथम स्टेट के जो पादरी और कुलीन वर्ग के लोग थे उन्हें जन्म से ही विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे कि उन्हें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं दिया जाता। मतलब यह एक बहुत दुखद और एक बहुत अजीब बात थी कि जो लोग अमीर थे वह टैक्स नहीं देते थे और सारे टैक्स केवल तृतीय स्टेट के लोगों से लिए जाते थे और सभी प्रकार का खर्चा उन्हीं से करवाया जाता था। हम देखते हैं कि फ्रांस की जनसंख्या 1715 में लगभग 2.3 करोड़ हो गई और 1789 से में ये 2.8 करोड़ हो गई थी, जिसमें अनाज की जो मांग थी वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और लोगों ने देखा कि जो पाव रोटी, जो वहाँ की ब्रेड थी, उसकी कीमतों में भी लगातार वृद्धि हो रही थी। जो अधिकतर जो कारखाने में मजदूरी करते थे उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन जो मजदूरी थी वह महंगाई की दर के हिसाब से नहीं बढ़ रही थी, जिसके फलस्वरूप अमीर और गरीब के बीच की जो खाई थी वह चौड़ी होती चली जा रही थी। और यह स्थितियां तब और बदतर हो जाती थी जब कृषि में किसी भी प्रकार का प्राकृतिक संकट आ जाता था। इस खाद्यान्नों की वजह से जो जीवन निर्वाह था वह काफ़ी ज़्यादा संकटमय हो गया था। इसके अलावा फिर हम देखेंगे कि जो मध्यम वर्ग का उदय हुआ, इसमें मध्यम वर्ग जिसमें वकील, शिक्षक, लेखक, विचारक आदि आते हैं, इन लोगों ने जन्म लिया और इनके विशासित जो प्रथम स्टेट के लोग थे, जो कुलीन वर्ग थे, उनके विशेष अधिकारों पर प्रश्न उठाना शुरू किया। इन्होंने एक नए सामाजिक वर्ग का उदय किया जिसे मध्यम वर्ग कहा। यह उभरते हुए मध्यम वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। इसने ऊनी और रेशमी वस्त्र के उत्पादन के बलों पर संपत्ति अर्जित की थी। यह लोग पढ़े लिखे होते थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास किसी भी प्रकार का जन्मजात विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, वो भी ऐसा जिससे किसी के मतलब आप किसी को कोई टैक्स नहीं दे सकते और आपको हर चीज़ से बचाव हो रहा था। हम देखेंगे क्रांति की शुरुआत के बारे में। 1774 में लुई 14 फ्रांस की क्रांति की गद्दी पर बैठा था। वह बूर्बा वंश का राजवंश था, उसका राजा था। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी के साथ हुआ था और उसके राजरोहण के समय ही राजकोष खाली था, जिसके बहुत सारे कारण थे, जैसे कि लंबे युद्ध जिससे संसाधन पूरी तरीके से नष्ट हो चुके थे। जो इसके पहले के राजा थे वह शान शौकत पर काफ़ी ज़्यादा खर्च करते थे और जनसंख्या बढ़ना भी एक प्रमुख कारण के रूप में उभरा था।
फ्रांसीसी सम्राट ने नए करों के प्रस्ताव के लिए 1789 में स्टेट जनरल की बैठक बुलाई थी। इसमें किसानों, औरतों एवं कारीगरों का प्रवेश वर्जित था, लेकिन फिर भी लगभग 40,000 के पत्रों के माध्यम से लोगों की शिकायतें और मांग वहां पर पहुंची और वे अपने प्रतिनिधि के साथ वहां पे आए थे। उनके नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को सिर्फ एक मत का अधिकार प्राप्त था। फिर हम यह देखेंगे कि इससे काफ़ी स्थिति खराब हो गई और फ्रांस में जो आंदोलन चल रहा था, जो आंदोलन शुरुआत होने वाला था, वह भी आंदोलित हो गया। वहाँ की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब थी। बेकरी मतलब जो एक खाने की जो ब्रेड, जो एक बेसिक चीज़ होती है, वह वहाँ के लोगों को मिलना मुश्किल हो गया था। बेकरी की दुकान की पर घंटों के इंतज़ार के बाद भी वहाँ पे खाना खाने को मिलता नहीं था। 20 जुलाई 1789 को ये जो सारे जो लोग थे, ये लोग वर्साई के एक टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। इन्होंने विद्रोही राजाओं की शक्तियों को, जो जब अनुमान की शक्तियों के बारे में जब वहाँ के राजा को पता चला, तो उन्होंने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी थी। फिर हम यह देखेंगे कि 4 अगस्त 1789 को रात में असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन के खिलाफ कई ज़्यादा प्रस्ताव पारित किए। 1791 में फ्रांस में वहाँ संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ जाती है। यहाँ का जो राजतंत्र होता है या जो नेशनल असेंबली होती है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब ये शक्तियाँ अलग अलग संस्थाओं में बांटी जाने लगी, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सन 1791 में संविधान ने कानून बनाने का अधिकार केवल नेशनल असेंबली को सौंप दिया था। इसमें नए संविधान के अनुसार मतदान का अधिकार केवल सक्रिय नागरिकों को मिला था, जिनकी उम्र 25 वर्ष से ज़्यादा थी और 3 दिन की मजदूरी के बराबर वह कर चुकाते थे और वह पुरुष थे। महिलाओं और अन्य पुरुषों को यह जो शक्ति थी वोट करने की, वह नहीं मिली थी। राजा की शक्ति को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य में विभाजित तथा हस्तांतरित कर दिया गया था। फिर हम देखेंगे आतंक राज के बारे में। सन 1793 से 1794 के मध्य के युग को आतंक का युग कहा जाता है। इस समय रोबिस्पेयर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई थी। इस नीति के अंतर्गत गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, जैसे कुलीन एवं पादरी लोग या अन्य राजनीतिक दल जो उनकी इस नीतियों से सहमत नहीं थे, उन सभी को गिरफ्तार किया जाता था और उन्हें जेल में डाल के दंडित किया जाता था। इन पर न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जाता था और यदि वह दोषी पाते थे तो उन्हें गिलोटिन पे चढ़ाकर उन्हें कलम किया जाता था। अच्छा, हम जानते हैं गिलोटिन क्या होता है। गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकने वाले आरे वाली मशीन है, जिसपे अगर अपराधी का सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर ही पड़ा था। यहाँ पे किसानों को अपना अनाज शहर में ले जाकर बेचने की तय कीमतें पर बाध्य किया गया था। इन नीतियों को इतना सख्ती से लागू किया गया था कि जो गणतंत्र के समर्थक थे या जो उनके समर्थक थे, वह भी परेशान हो गए थे। अंततः एंड में जुलाई 1794 में न्यायालय ने उसे ही रोबिस्पेयर को दोषी ठहराया और उसे ही गिलोटिन पे चढ़ा दिया। फिर हम देखेंगे डिक्टेरी शासित फ्रांस के बारे में। रोबिस्पेयर के पतन के बाद फ्रांस का शासक मध्यम वर्ग के संपन्न लोगों के पास आ चुका था। जो मध्यम वर्ग में भी संपन्न कैटेगरी के लोग थे या जो लोग अच्छा खासा पैसा कमाते थे, अब उनके पास ये चीज़ें आ गई थी। उन्होंने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया जो फ्रांस का शासन देखती थी, लेकिन अक्सर विधानसभा से उनके हितों का टकराव होता रहता था। इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाते हुए नेपोलियन बोनापार्ट का फ्रांस की राजनीति में प्रवेश होता है। उन्होंने 1799 में डायरेक्टरी को खत्म कर दिया और 1804 में फ्रांस का सम्राट वह वापस बन गया था। हम जानते हैं नेपोलियन के बारे में। 1804 में नेपोलियन ने फ्रांस का सम्राट खुद को घोषित किया। उन्होंने पड़ोसी देश को जीतने, राजवंशों को दूर करने और उनके राज्यों को निर्माण के लिए निर्धारित किया और उन्होंने वहाँ पे अपने परिवार के सदस्यों को रखा था। उन्होंने यूरोप का आधुनिकीकरण किया। उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
नेपोलियन एक तरीके से विश्व विजेता था। उसने काफ़ी सारे देशों को जीता था, काफ़ी अगल बगल के अपने पड़ोसियों को अपने वश में किया था। अंततः वह 1815 में वाटरलू में पराजित हुआ और उसकी मृत्यु होती है। फिर हम देखते हैं महिलाओं की स्थिति के बारे में। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी? महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में एक अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में शामिल हुआ करती थी। ज़्यादातर महिलाएं अपना जीविका निर्वाह खुद करती थी, क्योंकि वहाँ इतनी महंगाई थी कि बिना किसी काम के खाना मिलना बहुत ही मुश्किल था। जैसे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई, वे बाजार में फल फूल सब्जियां भी बेचा करती थी। ज़्यादातर महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई के मौके नहीं थे। यह जो हिस्सा था यह केवल एलीट क्लास की लड़कियों और धनी परिवार की लड़कियों के पास ही था। उनकी शादियां हो जाती थी जल्दी उम्र में, फिर उन्हें अपना परिवार सबका पालन पोषण करना पड़ता था। इनका खाना पकाना, पानी लाना, मतलब एक तरीके से जो एक नॉर्मल हाउस होल्ड वाइफ का काम होता है वह इनका काम करना था। इनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में काफ़ी कम होती थी। इनकी सबसे प्रमुख मांग यही थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए कई कानून बनाए और जो लागू भी किए थे, जो कि इस प्रकार हैं। उन्होंने सरकारी स्कूलों की स्थापना की और लड़कियों को स्कूली शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया। उनके पिता उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी शादी नहीं कर सकते थे। महिलाएं व्यावसायिक परीक्षण लेने लगी, वह कलाकार बन सकती थी। इसके साथ साथ वह अपना छोटा मोटा व्यवसाय भी चला सकती थी। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन लगातार चलता रहा है और अनेक देशों में चलता रहा है। अंततः सन 1946 में एट द एंड फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार का अधिकार प्राप्त हो गया है। फिर हम देखते हैं दास प्रथा के बारे में। दास व्यापार 17वीं सेंचुरी में शुरू हुआ था। फ्रांसीसी सौदागर अफ्रीका के तट से अपने लिए सरदारों से, वहाँ के जो स्थानीय सरदार थे वहाँ से दास खरीदते थे और दासों को वह हथकड़ियाँ डालकर अंटार्कटिक के पास जो कैरिबियन देश था वहाँ पे 3 माह की लंबी समुद्री यात्राओं के लिए उन्हें जहाज़ों में जानवरों के तरीके ठूसा जाता था। उसके बाद उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। इन जैसे बंदरगाहों के चलते ही दास व्यापार बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया था और बहुत फल फूल गया था और यह बहुत समृद्ध नगरों में बदल गए थे। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की बहुत ज़्यादा निंदा होने लगी थी, लेकिन 1794 में तक कोई ऐसा कानून नहीं आया था। उसके बाद 1794 में वहाँ के कन्वेंशन ने, फ्रांसीसी उपनिवेशों ने सभी देश में ये दासों की मुक्ति का कानून पारित किया, लेकिन ये कानून की बहुत छोटी अवधि तक सीमित रहा था। 10 वर्षों बाद जब नेपोलियन वापस आया उसने दास प्रथा को पुनः शुरू कर दिया था और एट द एंड फ्रांसीसी उपनिवेशों से 1848 में दास प्रथा का उन्मूलन होता है। फिर हम जानेंगे क्रांति और रोजाना की ज़िंदगी के बारे में। 1789 में बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों और महिलाओं और बच्चों के जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन आए थे। क्रांतिकारी सरकार ने कानून बनाकर वहाँ की स्वतंत्रता और समानता के आदर्श को रोजाना की ज़िंदगी में उतारने का प्रयास किया था। फ्रांस के शहरों में अखबारों, पुस्तकों और छपी हुई तस्वीरों में बाढ़ आ गई, जिससे वहाँ के गांव से देहात तक वहाँ पे जो ये खबरें थी वह पहुँचने लगी। मतलब एक तरीके से वहाँ पर हमने यह देखा है कि जितनी जल्दी ये जो खबरें थी या जो एक तरीके से जो ये क्रांति की आग थी वह सभी स्थिति में पहुँच गई थी, सभी लोगों तक पहुँच गई थी। इसलिए वहाँ पर जो ये स्वतंत्रता, संप्रभुता और समानता की भावना वहाँ के लोगों के अंदर आ गई थी और वहाँ के संविधान, वहाँ के नियमों में यह हमें देखने को मिलता है। आइए आते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न था कि बेस्टिल का विध्वंस कब हुआ था? तो इसका उत्तर है 14 जुलाई 1789 में बेस्टिल का विध्वंस किया गया था। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।